नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 8वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस कक्षा में हम देखने वाले हैं लाख की चूड़ियाँ इस पाठ का प्रश्न अभ्यास। और सबसे पहले हम देखेंगे कहानी से जो भी प्रश्न हैं उनके बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। ठीक है, प्रश्न पहला क्या है, बचपन में जो लेखक है अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाते थे और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहते थे। तो उसका उत्तर है, देखिए, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारागिर बदलू रहता था। लेखक को बदलू से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगियाँ गोलियाँ देता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे या बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखिए, वस्तु विनिमय क्या है और विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, वस्तु विनिमय एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। मुद्रा यानी कि बच्चों पैसे जो होते हैं, इनके द्वारा आज के वर्तमान परिवेश यानी कि स्थिति में, वर्तमान स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, पैसे देकर वस्तुओं की लेन देन करते हैं। और पुराने ज़माने में विनिमय की ये जो प्रचलित पद्धति क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति थी वस्तुओं की लेन देन करना। अब आज के ज़माने में जो विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, पैसा है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। और वस्तु विनिमय का अर्थ होता है एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लेन देन करना। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, देखिए, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। व्यथा यानी कि दुख होता है बच्चों। इस पंक्ति से लेखक ने जो बदलू नामक कारागिर है इसका दुख व्यक्त करने की कोशिश की है। देखिए किस प्रकार इस पंक्ति में लेखक ने कारागिरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारागिरों के हाथ से काम धंधा छीन गया, मानो उसके हाथ ही कट गए हो। उस कारागिरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। पैतृक यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम होता है इसे हम पैतृक कहते हैं, यानी कि उनके दादा परदादा के यहाँ से जो काम धंधा चलता है उन्हें पैतृक काम धंधा बोलता है। और जो आज के कारागिर हैं वो पैतृक काम धंधों से ही उनका काम धंधा चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे हैं और साथ ही रोजी रोटी भी चला रहे हैं। परंतु मशीनी युग ने उनकी रोजी रोटी पर ही वार किया है। मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। प्रश्न चौथा जो है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिप नहीं रह सकी। लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बदलू के मन में ऐसा कौन सा दुख था जो लेखक के सामने नजर आ रहा था, लेखक से छिप नहीं रहा था। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा बच्चों, बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन में कचौड़ती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारागिरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारागिर की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिप नहीं रह सकी। प्रश्न पांचवा जो है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया।
प्रश्न 5वां जो है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। उत्तर इस प्रकार है बच्चों, मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार रहने लगा। अब देखिए कहानी से आगे कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जैसे कि वो ग्रामर हो सकता है या तो बाहरी प्रश्न होते हैं, उन्हें कहानी से आगे के प्रश्न कहते हैं। लाख की वस्तुओं का निर्माण, उसमें पहला प्रश्न जो है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़िए के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए, यानी कि उसको सोचिए। अब लाख की जो वस्तुएं निर्माण करने वाला सबसे अधिक जो राज्य है वो है झारखंड। ज़्यादातर झारखंड में लाख से बनी वस्तुओं का निर्माण होता है। और उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा आसाम ऐसे अन्य प्रमुख लाख के उत्पादक करने वाले राज्य भी हैं। अब लाख से चूड़ियाँ बना सकते हैं, मूर्तियाँ बना सकते हैं, गोलियाँ बना सकते हैं और तथा अन्य सजावट की वस्तुओं का भी हम क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, लाख के उपयोग क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं, जो चूड़ियाँ हो, मूर्तियाँ हो, गोलियाँ हो, हाँ, फिर अन्य सजावट की भी वस्तुओं का निर्माण हम कर सकते हैं। और सर्वाधिक लाख का प्रोडक्ट कहाँ पर निर्माण होता है, झारखंड में, और उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा असम के अन्य प्रमुख लाख उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भाषा की बात। बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है कि जो कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। समझ में आ रहा है। पहली जो पंक्ति देखिए, बदलू को किस बात से चिढ़ थी तो वो कांच की चूड़ियों से। लेखक कहते हैं यहाँ पर कि बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी, लेकिन बदलू स्वयं कहता है कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वो लाख में कहाँ संभव है। इन पंक्तियों में से बदलू की 2 प्रकार की मनोदशा सामने आती है। दूसरी पंक्ति में उन्होंने मन की पीड़ा है और उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। लेखक यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस पंक्तियों में 2 प्रकार की मनोदशा आपके सामने आती हैं। सबसे पहले उसके मन में जो पीड़ा है, वो कहता है उसको बुरा लगता है क्योंकि वो कांच की चूड़ियों को अच्छी नज़र से नहीं देखता था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि जो कांच की चूड़ियों में सुंदरता है वो लाख में कहाँ संभव है ना। वो कह रहे हैं उसके मन में दुख हुआ है, पीड़ा है, और उसके ऊपर वो व्यंग भी कर रहा है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए जो वाक्य होते हैं, लेखक यहाँ पर कहते हैं कि जो हारे हुए मन है या दुखी मन है वो क्या करते हैं, जब व्यंग से बात करते हैं तो उनके जो सामान्य उसका जो अर्थ होता है वो सामान्य नहीं होता। ऐसे ही कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्रित कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो यहाँ पर मैंने एक दिया है, देखिए व्यंग वाक्य जो है, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। यहाँ एक व्यंग वाक्य है, इसकी व्याख्या यानी कि इसका अर्थ हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आजकल किसी भी बुजुर्ग के मुख से आम तौर पर यह सुनने मिलता है जिसमें एक हृदय में छिपा दुख और व्यंग देखने मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुजुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। देखिए व्यंग वाक्य क्या है, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। तो इसकी इसकी व्याख्या या इसका अर्थ हम इस प्रकार निकाल सकते हैं कि आजकल के जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो आमतौर पर ऐसी बातें निकालते हैं या ऐसे वाक्य बोलते हैं जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग हमें देखने के लिए मिलता है।
उनका मानना है कि आजकल की संतान जो है बुजुर्गों को यानी कि बूढ़े लोगों को अधिक सम्मान नहीं देती, इसलिए इस ऐसे वाक्य जो होते हैं वो बुजुर्ग लोग कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखिए दूसरा प्रश्न जो है भाषा की बात से है। बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात यानी कि व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। बदलू लाख की चूड़ियाँ, इस कहानी में जो बदलू है एक पात्र, एक किरदार है। और अगर व्याकरण दृष्टि से बदलू यह अक्षर अगर हम लेते हैं तो वो क्या है? संज्ञा यानी कि नाउन है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हाँ, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार अथवा भाव को हम क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। अब पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि व्यक्तियों के नाम हो, गांव का नाम हो, शहर का नाम हो, स्थान का नाम हो, किसी का भी नाम यहाँ पर यानी कि वो विशेष हो, यानी कि लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय, ऐसे जो है व्यक्तिवाचक। अब जातिवाचक पूरे जाति के लिए जो संज्ञा शब्द दिए जाते हैं उनमें आते हैं चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार, ऐसे आदि जो संज्ञा शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक यानी कि हमारे मन के जो भाव निकल आते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है, ना कोई आकार, ना कोई वजन, सिर्फ और सिर्फ हमारे अनुभव होते हैं, हमारे मन के भाव होते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है उन्होंने कहा है कि पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं को हमें क्या करना है? चुनकर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम ले सकते हैं बदलू, बेलन और मचिया। ठीक है, बदलू, बेलन और मचिया। अब जातिवाचक संज्ञा में आदमी, मकान और शहर। जातिवाचक में आदमी, मकान और शहर। भाववाचक संज्ञा में स्वभाव, रुचि और व्यथा। समझ में आ रहा है आपको? भाववाचक संज्ञा में स्वभाव, रुचि और व्यथा, ये 3 संज्ञा के भेद हैं और इनके उदाहरण भी मैंने यहाँ पर आपको दिया है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ हम क्या करने वाले हैं? संज्ञा इस टॉपिक के ऊपर अलग सा वीडियो बनाकर आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगी बच्चों। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न जो है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त को बखत, उम्र को वय आयु को उम्र कहा जाता है, यानी कि उम्र को उम्र कहा जाता है, वक्त को यानी कि समय को उन्होंने बखत कहा है। इस तरह अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ है या अर्थ में नहीं। यहाँ पर कहा गया है बच्चों, जो वक्त यानी कि समय को इस पाठ में बखत कहा गया है, उम्र को उम्र कहा गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोली भाषा में ये पाठ दिया गया है। और बोली भाषा के जो रूप होते हैं, यानी कि मैंने इससे भी पहले आपको कहा है कि भाषा जो होती है उसकी जो बोली होती है हर 10 किलोमीटर, यानी कि वहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वहाँ किस प्रकार की बोली बोली जाती है। भाषा एक ही होती है लेकिन उनकी जो बोली है वो बोली होती है, उनके जो शब्द होते हैं वो अलग होते हैं। तो इस प्रकार भी गांव की जो बोली है, यहाँ पर वक्त, यह शब्द जो शहरी है, समय जो शहरी शब्द हैं उनको गांव की बोली में बखत बोला जाता है, उम्र को उम्र कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द हमारे भी पाठ में आए हैं तो उनको भी हम देखते हैं। देखिए, इंसान, मनुष्य, इंसान ये जो है गांव की बोली की भाषा है और मनुष्य जो है वो शहरी भाषा है। ठीक है, रंज यानी कि दुख, गम यानी कि मायूसी, जिंदगी यानी कि जीवन, औलाद यानी कि संतान। इस प्रकार पाठ में अलग अलग शब्द आए हैं तो इनके अर्थ भी मैंने यहाँ पर दिए हैं बच्चों। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ के प्रश्नोत्तर समझ में आया होगा। मैंने हर प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया है बच्चों, आप भी समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में हम
एक नए पाठ के साथ आएंगे। धन्यवाद।